विक्रम को प्रीति के लिए बहुत बुरा लग रहा था। सुधा इतने नीचे गिर सकती है उसने सोचा भी नहीं था। अब बस वो दोनों आदमी सुधा का नाम ले ले तो उसे अब जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता था। वो अपने आंसुओं को रोकते हुए वहां से दूर आ गया और किसी को फोन लगाकर कुछ कहने लगा। प्रीति ने फिर कहा, भाभी वो विक्रम अभी भी नाराज है ना मुझसे? देखिए अभी तक मिलने भी नहीं आया। जानती हूँ बहुत दिल दुखाया है मैंने उसका, पर क्या माफ नहीं करेगा? तनु ने प्यार से प्रीति के माथे को सहलाकर कहा, थोड़ा सा समय दो उसे, सब ठीक हो जाएगा। तुम खो गई हो ये जानकर वो यहाँ ऐसे ही वापस नहीं आया है। वो तुमसे प्यार करता है तो भूल जाओ कि वो नाराज है तुमसे। हाँ, तुम दोनों के बीच की गलतफहमी जितनी जल्दी हो सके दूर कर लेना। और हाँ, वो बाहर ही है, तुम्हें इस हालत में देख नहीं पाया। प्रीति की आंखों में फिर आंसू छलक आए। कुछ देर बात करके तनु भी तेज के साथ वहां से चली गई और प्रीति बेसब्री से विक्रम का इंतजार करने लगी। उधर तनु और तेज वापस घर आ गए थे। रास्ते में तनु ने तेज को सारी बातें कही जो प्रीति ने उसे बताई थी। घर आने पर केयरटेकर ने फिजियोथेरेपिस्ट को बुला लिया था और एक थकाऊ सेशन के बाद तेज को रिलैक्स फील करने के लिए वापस बेड पर लेटाने में मदद की। बेड पर आराम करते हुए भी तेज के दिमाग में तनु की कही हुई बातें ही चल रही थी। अब तनु भी तेज के पास बैठी तो तेज ने कहा, मेरा शक करना सही था, सुधा बगैर मतलब ऐसा कुछ नहीं करेगी, पर मुझे अभी भी समझ नहीं आया उसकी प्रीति से क्या दुश्मनी है। तनु ने गहरी सांस लेकर कहा, उसे विक्रम को पाने की जिद जो है वो प्यार तो नहीं करती, बस हासिल करना चाहती है। उसे इतना तो समझ आ गया है, इसलिए वो अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा प्रीति उसे अपने रास्ते से हटाने में लगी हुई है। तेज ने भी कहा, आज ही घर से निकाल दूंगा उसे, यहाँ तो नहीं रहेगी वो। तनु ने कहा, तो घर से निकाले जाने पर वो प्रीति पर हमला करवाना छोड़ देगी? मुझे लगता है थोड़ा संभल कर चलते हुए उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने चाहिए। बहुत हो गया है। वैसे आपकी पसंद इतनी खराब भी हो सकती है, मुझे पता नहीं था। तेज ने आंखें छोटी छोटी करते तनु से पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरी पसंद खराब है? तनु ने कहा, आप भी तो दीवाने थे ना उस सुधा के, देख लिया, अपने मतलब के लिए जान लेने पर तुली हुई है वो। तेज ने भी खोए हुए ही कहा, वैसे पता नहीं था जिससे प्यार करता हूँ वो इतनी खतरनाक निकलेगी, पर बच गया। वैसे उसकी नीली नीली आंखें दीवाना बना देती है। तनु ने घूर कर तेज को देखा तो वो मुस्कुरा दिया और खींचकर तनु को अपने गले से लगाते हुए कहा, पर तुम्हारी कत्थई आंखों में जो जादू है वो किसी और आंखों में कहा। सच कहता हूँ, उसकी नीली आंखों में भी नहीं। तनु और तेज गुम थे अपने प्यार के लम्हों में, पर ये पल ज्यादा देर नहीं रह पाया। दरवाजे के खटखटाने की आवाज से तनु झटके से तेज से दूर हुई और अपने को संभालते हुए दरवाजा खोलने आ गई। आकर देखा तो मार्गरीटा और बच्चों की नैनी उसके दोनों नवाबों को लिए खड़ी थी। तनु ने अंदर आने का इशारा किया और एक को गोद में ले लिया। दोनों की नानू और दादू से अच्छी बनने लगी थी। उसके साथ ही खेलकर आए थे दोनों। तेज और तनु अब दोनों बच्चों में लग गए थे। उधर विक्रम ने जब से सुना था कि सुधा ने ये सब किया है तो उसे एक पल भी चैन नहीं आ रहा था। उसने थाने में फोन लगाकर रवि से सब उगलवाने को कहा और खुद हॉस्पिटल में नर्स को प्रीति का ध्यान रखने को कहकर तेज के फार्म हाउस की तरफ निकल गया। रात होने को ही थी पर विक्रम अभी तक नहीं आया था। प्रीति रह रहकर अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछकर विक्रम की ही राह देख रही थी। तभी नर्स ने अंदर आकर प्रीति से कहा, अब कैसी है तबीयत मैम? प्रीति ने सर घुमाकर अपने आंसुओं को पोंछकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अब ठीक है, सुबह से ही आप लोग मेरी केयर में लगी हुई हैं तो ठीक तो होना ही है मुझे। नर्स भी मुस्कुरा दी। नर्स ड्रेसिंग करने आई थी। उसने हल्के हाथों से प्रीति के हाथ की पट्टियां बदली। फिर जैसे ही उसके पैरों की पट्टियां खोलने को हुई, एक तेज सिसकारी प्रीति की निकल आई। नर्स ड्रेसिंग करते हुए बोली, कैसे जानवर लोग थे मैम, बहुत चोट लगी है, पर कल तक आपको डिस्चार्ज कर देंगे। फिर भी आप घर में सही तरह से ड्रेसिंग करवाते रहना। प्रीति ने हाँ में सर हिला दिया। फिर नर्स ने विक्रम के द्वारा भिजवाए हुए दलिये को प्रीति को खिलाया और थोड़ी ही देर में आकर प्रीति को इंजेक्शन दिया, जिससे प्रीति को नींद आ गई। उसे कंबल उड़ाकर नर्स वहां से चली गई। रात के समय विक्रम वहां आया, तब तक प्रीति गहरी नींद में सो चुकी थी। दवा के नशे के कारण उसे पता ही नहीं चला कि कब विक्रम आ गया था। विक्रम ने आकर प्रीति के चेहरे को ध्यान से देखा, फिर कहा, क्यों नहीं गई तुम घर? ऐसा भी जानना क्या जरूरी था? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता, कभी सोचा भी है तुमने? उसने प्रीति का कंबल हल्के से हटाकर उसके हाथ और पैरों के जख्मों को देखा। फिर अपने जेब से पायल निकालकर उसे देखते हुए उसने अपने आप से कहा, ये तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारे पैरों की शोभा बढ़ाएंगी।
पर तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बस एक बार रवि ये बता दे उसने ये किसके कहने पर किया है। तुम्हारे एक एक जख्मों का हिसाब उससे लूंगा। और वो समीर समझता क्या है अपने आप को, मेरी ही पत्नी को मेरे ही सामने अपनी गोद में उठा रहा था। माना कि तुम दोनों प्यार करते हो, पर अब तुम मेरी हो। जब तक तुम मुझसे जुड़ी हो तुम्हारी केयर करना मेरी जिम्मेदारी है। उसने धीरे से प्रीति को कंबल उठाया और उसके माथे पर किस करके बहुत देर तक वो प्रीति के पास ही बैठा रहा, फिर काउच पर जाकर सो गया। उधर सुधा के रूम में सुधा ने किसी को फोन लगाकर कहा, वो जो काम दिया था मैंने, हो गया या नहीं? उधर से आवाज आई, हाँ मैडम, आपके कहे मुताबिक मैंने उनके खाने में जहर की मात्रा बढ़ा दी है। वैसे अभी तक दोनों ने आपका नाम लिया नहीं है। उन्होंने सारा इल्जाम अपने सर पर ही ले लिया है। तो कहीं आपका ये फैसला गलत तो नहीं? कहीं हम उन्हें मारकर कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ना? सुधा ने खिड़की के पास आकर कहा, उनका मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। वैसे भी मेरे किसी काम के नहीं रहे वो दोनों। आज तक जितने भी काम मैंने करने को दिए थे एक भी नहीं कर पाए वो, तो उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। जिंदा रहे तो मेरे लिए खतरा ही बने रहेंगे। अचानक ही सुधा को कुछ गिरने की आवाज आई तो उसने फौरन ही फोन रखा और दौड़कर दरवाजे को खोलकर देखा। उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो वापस अपने रूम में ही जा रही थी कि उसकी नजर पिलर के पास के फूलदान पर पड़ी। उसने एक नजर फूलदान पर डाली और अपने रूम में आकर बेड में बैठते हुए कहा, किसी ने तो सुना है जो उसे नहीं सुनना था। वो फिर उठी और धीरे से अपने दरवाजे को खोलकर देखा तो उसे तनु वहां खड़ी दिखी जो मार्गरेटा को आवाज दे रही थी। मार्गरेटा आई तो उसने वहां के फैले हुए कांच को साफ करना शुरू कर दिया था। सुधा ने बेसब्री से अपने रूम में टहलते हुए कहा, मैंने जो कहा वो यदि उसने सुना होगा तो मेरे लिए बड़ा खतरा बन सकती है। वो क्या करूं? उसने मन ही मन एक बड़ा सा प्लान बनाया। उधर तनु के रूम में तनु बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही थी, पर दोनों तो आज जैसे सोना ही नहीं चाहते थे। तेज ने कहा, ये एसी क्यों बंद किया है? तनु ने कहा, बंद नहीं किया, शायद अपने आप ही बंद हो गया है। तेज ने मुस्कुराते हुए कहा, ये दोनों बगैर एसी के नहीं सोएंगे, तो तुम जाओ और दूसरे रूम में इन्हें सुलाओ, और आज तुम भी इन दोनों के साथ वहीं सो जाना। तनु ने एक नजर दोनों को देखा जो सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर उसने मार्गरेटा को बुलाया और दोनों के साथ फार्म हाउस के दूसरी ओर बने रूम में आ गई। दादू और नानू वहीं बात कर रहे थे। तनु को देखते ही बोल पड़े, अरे आज ये दोनों शैतान यहाँ क्या कर रहे हैं? दोनों अपने हाथ और पैर खुशी से हिलाने लगे तो दादू और नानू खुश होकर कहने लगे, लगता है हमारे साथ खेलना है तुम दोनों को। फिर दादू और नानू उन्हें खिलाने लगे। दोनों भी फुल मस्ती में दादू और नानू के साथ खेलने लगे। तनु उन्हें खेलते हुए देखकर खुश हो रही थी। फिर जब दोनों खेलते हुए थक गए तो दादू और नानू की गोद में ही सो गए। तनु ने दादू और नानू के रूम के बगल वाले रूम में दोनों को सुला दिया और केयर टेकर को उनका ध्यान रखने बोलकर तेज के रूम की तरफ आने लगी। तनु को जाने क्यों बेचैनी सी लग रही थी। वो एक बार जाकर तेज को देखना चाहती थी। उसे रूम के पास से ही जलने की बदबू आ रही थी तो वो तेजी से तेज के रूम की ओर बढ़ गई। उसने देखा दरवाजा बाहर से बंद है और अंदर से जलने की बदबू आ रही है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर नहीं खोल पा रही थी। तनु ने कहा, अभी कुछ समय पहले तो मैं गई थी यहाँ से, फिर ये रूम लॉक कैसे हो गया? वो दरवाजा खटखटाकर तेज को आवाज देने लगी। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, सभी नौकर कहाँ चले गए? तभी सुधा ने वहां आते हुए कहा, तुम बाहर कैसे आई? तनु ने पलटकर सुधा को देखा, फिर कहा, ये तुमने किया है ना? तेज को कुछ हुआ ना तो तुम बचोगी नहीं। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, साथ ही आवाज भी लगा रही थी। सुधा ने बनते हुए कहा, ये सब मैंने नहीं किया है, मैं भला तेज को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? फिर उसने रूम की चाबी से रूम खोला तो तनु आश्चर्य से सुधा को ही देखने लगी। सुधा ने कहा, ऐसे मत देखो, ये चाबी मुझे वहां पड़ी मिली थी, जल्दी जाओ तेज को बचाओ। तनु ने रूम में झांका तो आग अंदर फैलने लगी थी। तनु की आंखें भय से फैल गई थी। वो जैसे ही रूम में अंदर जा रही थी तो सुधा ने हंसते हुए तनु को रूम में धक्का देते हुए कहा, अब जाकर मरो अंदर, बहुत दुख हो रहा है मुझे, पूरी फैमिली ही स्वाहा हो जाएगी। ओहो, अब कोई नहीं बचेगा तुम दोनों की चिता में आग देने वाला। उसे झट से दरवाजा बाहर से लगा लिया और मुस्कुराते हुए अपने रूम में चली गई। उधर तेज बेड से उठने की कोशिश कर रहा था, पर्दों में आग फैल चुकी थी। तनु लड़खड़ाते हुए उठी और दौड़कर तेज के पास आकर बोली, तेज जल्दी कीजिए, उठने की कोशिश कीजिए। तेज ने उठने की कोशिश की पर नहीं उठ पा रहा था। बाहर से अब दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी थी। तनु ने इधर उधर देखा, फिर तेज को कंबल में लपेट कर कहा, आपको कुछ नहीं होगा तेज, प्लीज एक बार मेरी खातिर कोशिश कीजिए ना। तेज कोशिश कर रहा था
पर नहीं उठ पा रहा था। उसने बेचारगी से कहा, तनु तुम जाओ यहाँ से, आग फैलती जा रही है, वहाँ की खिड़की से नीचे जा सकती हो। तनु खिड़की के पास गई। वहाँ से नीचे उसने झाँक कर देखा, वो काफी नीचे थी। नौकर दिखने लगे थे तो उसने उन्हें आवाज देकर दरवाजा तोड़ने को कहा। नौकर उसकी बात सुनकर फौरन आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। मार्गरेटा ने देखा तो उसने भी फायर ब्रिगेड में फोन लगा दिया था। खिड़की के पास भी आग फैल गई थी तो तनु वहाँ से हटकर बेचारे तेज को देखने लगी। उसे अपनी लाचारगी पर बहुत दुख हो रहा था। उसे अपने से ज्यादा तेज की चिंता हो रही थी। कैसे भी करके उसे बचाना था, पर अभी कुछ समय पहले ही डिलीवरी हुई थी जिससे वो कमजोर भी हो गई थी। फिर तेज को उठाना उसके बस में नहीं था। तेज बार बार चिल्लाकर तनु को बाहर जाने को कह रहा था, पर तनु मान नहीं रही थी। चारों तरफ आग थी और वो बाथरूम से पानी लाकर उसे बुझाने की कोशिश कर रही थी। अभी तक रूम का दरवाजा नौकर तोड़ नहीं पाए थे और चाबी तो सुधा के पास थी। अंदर धुआं भरता ही जा रहा था जिससे दोनों की ही सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तनु थक गई थी। उसने तेज की ओर देखा जो उसे बार बार बाहर जाने की मिन्नती कर रहा था। वो तेज के नजदीक आई और उसके पास बैठते हुए बोली, सॉरी तेज, शायद नहीं बचा पाऊंगी तुम्हें। तेज ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, बस एक बार मान जाओ, जाओ प्लीज, बाहर जाओ। मैं नहीं तो कम से कम तुम तो होंगे ना बच्चों के साथ, वो अनाथ नहीं होंगे।